जय हिंद साथियों, आप सबों का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पॉलिटी का क्लास स्टार्ट किए हैं और पॉलिटी के क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट क्लास कंप्लीट कर लिया है और जो चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया है वह है भारत का संवैधानिक इतिहास, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोग अध्ययन किए थे कि भारत के संवैधानिक इतिहास की जो यात्रा शुरू होती है उसमें भारत का संवैधानिक इतिहास की जो यात्रा शुरू होती है उसमें क्या था कि संवैधानिक इतिहास की यात्रा जो शुरू होती है उसमें हम लोगों ने अध्ययन किया है किस बात का कि भारत के संवैधानिक इतिहास की जो यात्रा शुरू होती है उसमें कुछ एक्ट जो है कंपनी के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाया गया और कुछ एक्ट जो है किसके द्वारा लाया गया, ब्रिटिश क्राउन के तहत लाया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जो एक्ट लाया गया था वह 1773 ईस्वी से लेकर 1853 ईस्वी तक का एक्ट जो है लाया गया था किसके तहत, ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत, और 1858 से लेकर 1947 के ब्रिटिश क्राउन के तहत। तो आज हम लोग 1858 से आगे का अधिनियम अध्ययन करेंगे, 1858 और उससे आगे का अधिनियम का अध्ययन करेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने 1773 से लेकर 1853 ईस्वी तक का चार्टर एक्ट को अध्ययन कर लिया है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम। आज हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, 1858 का भारत शासन अधिनियम अध्ययन करेंगे, जो कि काफ़ी ही इम्पोर्टेंट एक्ट है। तो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है उसमें क्या है कि सबसे पहले यह जो अधिनियम आया था, यह अधिनियम किस स्थिति में आया था, तो 1858 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम आया था, यह अधिनियम आया था, अधिनियम जो आया था 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद। यह अधिनियम कब आया था, 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुआ था उसके बाद। 1858 ईस्वी का जो अधिनियम आया था वह आया था 1857 ईस्वी की क्रांति के उपरांत आया था। 1857 ईस्वी की दिखाई दे रहा है आप लोगों को, देखने में तो कठिनाई नहीं हो रही है, ठीक है, इशू नहीं है। 1858 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसके बारे में क्या है कि यह अधिनियम आने का कारण क्या था, 1857 ईस्वी का युद्ध होता है, जिसे भारत में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम से संज्ञा दी है, जिसमें बी.टी. सावरकर ने, जो कि एक राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, तो इन्होंने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। 1857 ईस्वी का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है उसके बाद 1858 ईस्वी का अधिनियम आता है, ठीक। तो इसकी पृष्ठभूमि में क्या था, 1857 की क्रांति। 1858 का जो अधिनियम आया था जिसे भारत शासन अधिनियम कहते हैं, 1858 का भारत शासन अधिनियम, इस अधिनियम को गुड गवर्नमेंट कहा जाता है, अच्छा शासन वाला अधिनियम, अच्छा शासन वाला अधिनियम किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है 1858 ईस्वी के अधिनियम को अच्छा शासन वाला अधिनियम कहा जाता है। क्लियर हो गया। और इस अधिनियम के तहत कंपनी भारत का जो गवर्नर जनरल था, इस अधिनियम के तहत भारत का जो गवर्नर जनरल था उसके पद के नाम को बदलकर वायसराय कर दिया गया। क्या कर दिया गया, वायसराय। और इसके तहत बनने वाले प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। क्यों, क्योंकि उस समय जो है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया भारत का जो गवर्नर जनरल था वह कौन था, लॉर्ड कैनिंग। तो यही बात पूछ देता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। वही अगर पूछ दे कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो वह भी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। क्यों, क्योंकि 1858 ईस्वी के अधिनियम से पूर्व जो है
कि भारत के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता था। लेकिन जब 1858 ईस्वी का अधिनियम आता है तो इस अधिनियम के तहत 1858 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम आता है, इसके तहत जो है क्या होता है कि भारत का जो गवर्नर जनरल था उसके पद नाम बदल कर क्या कर दिया जाता है, वायसराय। तो उस समय रहता है गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। तो इसके कारण भारत का प्रथम वायसराय कौन कहलाता है, लॉर्ड कैनिंग कहलाता है। दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद इस अधिनियम के द्वारा देखिए लॉर्ड कैनिंग बना था वायसराय, और यह वायसराय जो लॉर्ड कैनिंग बना था या डायरेक्ट जो था ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि था। ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था। किसके रूप में, ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था। कौन, लॉर्ड कैनिंग, वायसराय। क्लियर हो गया। उसके बाद ये याद रखना है, इसी अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किस अधिनियम के तहत, 1858 ईस्वी के अधिनियम के तहत। देखिए इसमें क्या हुआ था कि 1857 ईस्वी की क्रांति जब होती है तो वह जब इंग्लैंड पर दोष मढ़ा जाता है, कि ब्रिटेन पर दोष मढ़ा जाता है, तो ब्रिटेन अपना पल्ला झाड़ लेता है कि यह जो भी युद्ध का कारण था वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ज़्यादा योगदान था, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारतीय लोग परेशान हैं, इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ही क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। पल्ला झाड़ने के लिए इसने ऐसा बात कहा था, जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या होता है, समाप्त हो जाता है। किस अधिनियम से, 1858 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से हो जाता है। और क्लियर हो गया। उसके बाद इसमें एक बात और याद रखिएगा, 1857 ईस्वी के क्रांति में मुगल सम्राट ने भाग लिया था, और जिसके कारण मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया जाता है। मुगल सम्राट का पद समाप्त, मुगल सम्राट का पद समाप्त किया जाता है। किस अधिनियम से, 1858 ईस्वी के अधिनियम से मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया जाता है। किस अधिनियम से, तो 1858 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया जाता है। क्लियर हो गया। और इस अधिनियम में जो है मंत्री पद की व्यवस्था की जाती है। मंत्री पद की व्यवस्था की जाती है। मंत्री पद की व्यवस्था की जाती है किस अधिनियम में, 1858 ईस्वी के अधिनियम में मंत्री पद की व्यवस्था की जाती है। और साथ ही साथ इस अधिनियम के माध्यम से जो मंत्री पद की व्यवस्था की जाती है, तो मंत्री पद की व्यवस्था किस अधिनियम से, 1858 ईस्वी के माध्यम से की जाती है। 1858 ईस्वी के माध्यम से की जाती है। और इसमें 15 सदस्यों का जो व्यवस्था किया जाता है। कितने सदस्यों का, 15 सदस्यों का व्यवस्था किया जाता है। और 15 सदस्यों का जो व्यवस्था किया जाता है उसका जो है मुख्य रूप से उसका अध्यक्ष कौन होता है, तो वह होता है भारत सचिव। कौन होता है, भारत सचिव। तो कई बार पूछता है कि भारत सचिव जो है पद का शुभारंभ किस अधिनियम से हुआ था, 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम से। किस अधिनियम से, 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम से भारत सचिव पद का शुभारंभ हुआ था। और भारत सचिव पद का शुभारंभ किस लिए हुआ था, उससे पहले जो हम लोग 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट में पढ़े थे कि कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। तो दोनों कार्यों को अलग कर दिया गया था, तो एक तरह से द्वैत शासन की शुरुआत होती है। फिर पुनः द्वैत शासन को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। और पूरा कार्यभार किसको सौंप दिया जाता है, भारत सचिव को। किसको सौंप दिया जाता है, भारत सचिव को। याद रखिएगा ये पॉइंट भी कि द्वैत शासन का अंत किस अधिनियम के तहत होता है, द्वैत शासन का अंत होता है किस अधिनियम से, 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम से। 1858 के भारत शासन अधिनियम से द्वैत शासन का अंत होता है, याद रखिएगा। और भारत सचिव जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है, या ब्रिटिश संसद के प्रति। भारत सचिव किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। याद रखिएगा, भारत सचिव किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। कारण क्या है कि यह जो है भारत सचिव जो बनता है या ब्रिटिश
ब्रिटेन का मंत्रिमंडल का ही एक सदस्य रहता है। ब्रिटेन के मंत्रिमंडल का ही एक क्या रहता है, सदस्य रहता है। और मंत्रिमंडल का जो सदस्य होता है संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। इसके कारण ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी कौन था, भारत सचिव। और भारत सचिव के पास काफी ही पावर था, नीति के मामले में हो चाहे कोई भी मामला हो, प्रशासन के मामले में जो है या जो कह देता था वही होता था, इसका बात ही सर्वोपरि रहता था। यहाँ तक में इशू नहीं होना चाहिए। तो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था भारत सचिव, किसके प्रति, ब्रिटिश संसद के प्रति। काफी बार पूछा जा चुका है कि भारत सचिव पद की जो व्यवस्था की गई भारत में किस अधिनियम के तहत, 1858 ईस्वी के अधिनियम के तहत। मंत्री पद 1858 ईस्वी के अधिनियम के तहत। द्वैध शासन का अंत किस अधिनियम से, 1858 ईस्वी के भारत शासन के अधिनियम से। किस अधिनियम को गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत शासन अधिनियम। किस एक्ट को कहा जाता है, अच्छा शासन करने वाला अधिनियम, 1858 ईस्वी के अधिनियम को कहा जाता है। किस अधिनियम के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया गया, 1858 ईस्वी के अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया गया, 1858 ईस्वी के अधिनियम के तहत। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा आप लोग, समस्या नहीं होनी चाहिए। किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को का पद समाप्त करके वायसराय पद नाम दिया गया, 1858 ईस्वी के अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के तहत, 1858 ईस्वी के अधिनियम के तहत। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इशू नहीं होना चाहिए आप लोगों को देखने में। थोड़ा लाइट चेंज कर देते हैं। चलिए अब जो है 1858 ईस्वी के अधिनियम के बाद हम लोग अध्ययन करेंगे 1861 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अब हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम अध्ययन करेंगे। कौन सा, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट अधिनियम है। इस अधिनियम में क्या हुआ था कि सबसे पहले तो याद रखना है कि 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम आया था, इसके तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अनुमति दिया गया था। अध्यादेश जारी करने का अनुमति दिया गया था किस अधिनियम के तहत, 1861 के अधिनियम के तहत। वायसराय नाम क्या हो गया था, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की अनुमति। वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता था किस अधिनियम के तहत, 1861 ईस्वी के अधिनियम के तहत। इस अधिनियम के माध्यम से कानून बनाने में, किसमें, कानून बनाने में कहिए या विधि बनाने में कहिए, कानून बनाने में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई। स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई किस अधिनियम के माध्यम से, किस अधिनियम के माध्यम से, 1861 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से विधि बनाने में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई। किस अधिनियम से, 1861 ईस्वी के अधिनियम से। इसके तहत जो है गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया गया। इसके तहत गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया गया। तो गैर सरकारी सदस्यों को जो शामिल किया गया, उनमें किन्हें किन्हें शामिल किया गया, याद रखिएगा, उनमें 3 को शामिल किया गया। एक बनारस के महाराजा, एक पटियाला के महाराजा, बनारस के महाराजा, पटियाला के महाराजा
और एक जो थे सर दिनकर राव। एक कौन थे? सर दिनकर राव। सर दिनकर राव को शामिल किया गया गैर सरकारी सदस्य के रूप में। यहां तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1861 के भारत परिषद अधिनियम में क्या हुआ था कि इस अधिनियम के माध्यम से स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रणाली की एक तरह से शुरुआत माना जाता है। इस अधिनियम में गैर सरकारी सदस्य के रूप में 3 भारतीय को नियुक्त किया गया था, शामिल किया गया था, जिनमें कौन कौन थे? तो पहला क्या नाम याद रखना है? बनारस के महाराजा, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। क्लियर हो गया। इस अधिनियम के माध्यम से वायसराय को अध्यादेश बिना काउंसिल की सहमति के अध्यादेश जारी करने की अनुमति मिली थी। किस अधिनियम से? 1861 ईस्वी के अधिनियम से। इस अधिनियम के द्वारा मंत्रिमंडल प्रणाली की शुरुआत की गई, मंत्रिमंडल व्यवस्था की शुरुआत हुई। मंत्रिमंडल व्यवस्था की शुरुआत हुई किस अधिनियम से? 1861 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से। मंत्रिमंडल व्यवस्था की शुरुआत 1861 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से। इस अधिनियम के माध्यम से पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से? 1861 ईस्वी के अधिनियम से। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के माध्यम से हुई थी? तो 1861 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन सभी बातों को आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से सवाल बनते हैं। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत 1861 से, मंत्रिमंडल प्रणाली की शुरुआत 1861 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से। इस ई अधिनियम के माध्यम से 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना, 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। किस अधिनियम से? 1861 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से। 3 उच्च न्यायालय कौन कौन सा? तो बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। 3 उच्च न्यायालय की स्थापना जो की गई थी 1862 ईस्वी में, किस अधिनियम के माध्यम से? 1861 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से। याद रखिएगा, भारत परिषद अधिनियम में क्या क्या याद रखना है कि भारत परिषद अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई। इसी अधिनियम के माध्यम से भारत कानून बनाने में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत हुई। इसके लिए गैर सरकारी सदस्य के रूप में बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को शामिल किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से मंत्रिमंडल प्रणाली की शुरुआत हुई। इस अधिनियम के माध्यम से ही पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई। इसी अधिनियम के माध्यम से वायसराय को जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई बिना काउंसिल की संस्तुति के। और इसी अधिनियम के माध्यम से जो है 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का जो अधिनियम है वह है 1892 ईस्वी का अधिनियम। तो 1892 ईस्वी का अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम में क्या हुआ? यह अधिनियम काफी इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। पूछे किस अधिनियम के माध्यम से और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई? तो 1892 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से। परंतु इस अधिनियम में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत तो होती है, परंतु क्या होता है कि यह जो है इस अधिनियम में चुनाव जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया था। चुनाव जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया था। चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था और इसके लिए इसे मनोनीत सदस्य कहा गया था। याद रखिएगा कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के माध्यम से हुई थी? तो यह हुई थी 1852 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से। और इस अधिनियम के माध्यम से ही विधान पार्षद को
विधान परिषद को बजट पर बहस करने की अनुमति प्राप्त हुई। बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। विधान परिषद जो है बजट पर बहस कर सकता था किस अधिनियम के माध्यम से? 1892। 1892 में 2 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। पहला, इस अधिनियम के माध्यम से अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई और इसी अधिनियम के माध्यम से विधान पार्षद जो है बजट पर बहस कर सकता था। और बजट पर बहस तो कर सकता था, लेकिन बजट पर बहस कर सकता था और कार्यपालिका को इसी अधिनियम के तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दिया गया। किसको? विधान पार्षद को। लेकिन कार्यपालिका को उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। उत्तर देने के लिए कार्यपालिका को उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। देखिए, बजट पर बहस करने की अनुमति दी गई किस अधिनियम से? 1892 से। साथ ही साथ अगर बजट पर बहस हो रहा है तो कार्यपालिका जो है उत्तर देने के लिए अधिकृत है। लेकिन इसमें जो है पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। साथ ही साथ मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। किस अधिनियम से? 1892। 1892 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम में क्या याद रखना आप लोगों को? 1852 का भारत परिषद अधिनियम जो है यह काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार भारत में जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के माध्यम से? 1852 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से। लेकिन इस अधिनियम में कहीं भी चुनाव जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। चुनाव जैसे शब्दों का जब प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन तो उसको जो है क्या कहा गया था? तो मनोनीत सदस्य कहा गया था। क्या कहा गया था? मनोनीत सदस्य। और इस अधिनियम के माध्यम से जो 1853 ईस्वी में जो पार्षद का गठन हुआ था, 6 पार्षद का जो विधान पार्षद का गठन हुआ था, उसे क्या कर दिया गया था कि बजट पर बहस करने की अनुमति दी गई। बजट पर बहस करने की अनुमति किस अधिनियम के तहत? 1892 ईस्वी के अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के तहत? 1892 ईस्वी के अधिनियम के तहत दिया गया। और जब बजट पर बहस किया जाएगा तो कार्यपालिका उत्तर देगा। तो कार्यपालिका उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया कार्यपालिका को। लेकिन जब अगर मान लीजिए संतुष्ट नहीं होगा तो उससे पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार ही नहीं दिया। तो बहस करना नहीं करना कोई एक कोई तुक नहीं रह जाता है। तो कार्यपालिका को प्रश्न उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। विधान परिषद को बजट पर बहस करने के लिए अधिकृत किया गया। लेकिन जो है पूरक प्रश्न के लिए अनुमति नहीं दी गई, पूरक प्रश्न पूछने के लिए। साथ ही साथ मत देने का भी अधिकार नहीं दिया गया। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1892 ईस्वी के बाद जो अधिनियम है, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए, ले लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अठारह ईस्वी के बाद जो अधिनियम आता है वह है 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। 1919 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। 1919 का 1909 का भारत परिषद 1909 का भारत परिषद अधिनियम। देखिए 1909 का भारत परिषद अधिनियम जो था यह क्या था? तो 1909 ईस्वी का जो भारत परिषद अधिनियम आया, यह काफी चर्चित अधिनियम है। यह भारत में जितना भी अधिनियम आया था वो उस अधिनियम में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम था। सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम कौन सा था? तो 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। कौन सा? 1909 का भारत शासन अधिनियम। याद रखिएगा, सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम कौन सा था? तो 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। क्लियर हो गया? उसके बाद इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। इस अधिनियम को किस नाम से जानते हैं? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। इस अधिनियम को किस नाम से जानते हैं? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। उस समय मार्ले जो था सचिव था।
भारत सचिव था, जबकि मिंटो कौन था, तो मिंटो जो था या था वायसराय। मिंटो कौन था, वायसराय था। भारत का वायसराय कौन था, मिंटो था इस समय। और राज सचिव जो भारत सचिव था वह कौन था, मार्ले था। और इस अधिनियम में जो है सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई। शुरुआत किस अधिनियम के तहत, 1909। सांप्रदायिक निर्वाचन में क्या, पृथक निर्वाचन की शुरुआत की गई थी। पृथक निर्वाचन की शुरुआत की गई। अब पृथक निर्वाचन की जो शुरुआत की गई थी उसमें किसके लिए किया गया था, तो या पृथक निर्वाचन की जो शुरुआत किया गया था या किया गया था मुस्लिमों के लिए। किसके लिए, मुस्लिमों के लिए किया गया था। इसमें प्रावधान क्या था पृथक निर्वाचन में, कि मुसलमान अगर चुनाव लड़ते हैं तो उसको जो वोट करेगा, मतदान करेगा, सिर्फ मुस्लिम लोग ही कर सकते हैं। तो एक तरह से यह जो पृथक निर्वाचन प्रणाली था यह एक तरह से सांप्रदायिकता को सांप्रदायिकता फैलाने वाला था, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत। सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत किस अधिनियम से, 1909 ईस्वी के अधिनियम से। क्लियर हो गया होगा। और इसी कारण जो है लॉर्ड मिंटो को यह जो मिंटो है इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सांप्रदायिकता का जनक कहा है। सांप्रदायिकता का जनक कहा है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक किसने कहा है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। याद रखिएगा 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम। इस अधिनियम के माध्यम से जो है, इस अधिनियम के माध्यम से क्या हुआ था कि पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। उसके बाद ये याद रखिएगा, इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार वायसराय व भारत सचिव के कार्यकारिणी परिषद में भारत सरकार, वायसराय व भारत सचिव के कार्यकारिणी की परिषद में भारतीय सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। भारतीय सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। किस अधिनियम के माध्यम से, 1909 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से किया गया। और 1909 ईस्वी के माध्यम से किया गया कि वायसराय हो या भारत सचिव, उसके कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया 1909 ईस्वी के अधिनियम के तहत। तो इसी के तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, देखिए हम भारत सचिव नहीं बोल रहे हैं, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे, कार्यकारिणी परिषद में जो नियुक्त हुए थे वह थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन नियुक्त हुए थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा नियुक्त हुए थे। और किस सदस्य के रूप में, तो यह जो नियुक्त हुए थे विधि सदस्य के रूप में। किसके रूप में, विधि सदस्य के रूप में नियुक्त हुए थे। याद रखिएगा कि भारत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, कई बार यहाँ से सवाल बनता है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार जो भारतीय सदस्य नियुक्त हुआ था वह कौन था, तो वह था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को नियुक्त किया गया था वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में। और यह जो है यह किस अधिनियम के द्वारा संभव हो पाया था, तो 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। 1909 का भारत परिषद अधिनियम। क्लियर हो गया। उसके बाद एक पॉइंट और याद रखिएगा कि 1892 ईस्वी के अधिनियम में जो हम लोग अध्ययन किए थे कि वो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी, और साथ ही साथ विधान परिषदों को बजट पर बहस करने की जो अनुमति प्राप्त हुई थी 1892 ईस्वी के अधिनियम के तहत, लेकिन उसमें पूरक प्रश्न पूछने का जो अधिकार नहीं दिया गया था, तो 1909 ईस्वी के अधिनियम में पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तो याद रखिएगा, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से, 1919 ईस्वी के
1909 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया और साथ ही साथ मतदान करने का भी अधिकार, मत देने का भी अधिकार दिया गया, मत देने का भी अधिकार दिया गया। देखिए एक बार यहां समझ लीजिए 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। तो इस अधिनियम में जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत भी होती है। जब पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है तो पहली बार जो है पृथक निर्वाचन की मतलब मुस्लिम के लिए किया गया था, या प्रावधान सांप्रदायिकता कहा जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत भी कहा जाता है। तो अब जब देखिए तो सांप्रदायिक निर्वाचन मतलब मुस्लिम अगर चुनाव लड़ रहा है तो उसको सिर्फ मुस्लिम लोग ही मतदान करेंगे। तो एक तरह से जो है प्रत्यक्ष चुनाव की पहली बार बात की जाती है किसमें, 1909 ईस्वी के अधिनियम में ही पहली बार निर्वाचन की बात की जाती है। अगर पूछे कि पहली बार निर्वाचन की बात किस अधिनियम के माध्यम से की जाती है तो 1909 ईस्वी के अधिनियम से। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर हो गया। तो चलिए एक बार और रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, इस अधिनियम को किस लिए हम लोग जानते हैं, विशेष तौर पर सांप्रदायिकता के कारण, क्योंकि पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है 1909 ईस्वी के अधिनियम के तहत, और जिसके कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस समय के वायसराय मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक कहा है। सांप्रदायिकता का जनक कहा है वायसराय मिंटो को। किसने कहा है तो यह कहा है किसने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और इस एक्ट के माध्यम से क्या हुआ था कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त किया गया था जिसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और इसी अधिनियम के माध्यम से विधान परिषद को बजट पर मतदान देने का अधिकार दिया गया, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया था। और यह सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम था। क्लियर हो गया। और इस अधिनियम को महात्मा गांधी ने सर्वस्व नाश करने वाला अधिनियम कहा था। सर्वस्व नाश करने वाला अधिनियम कहा था किसने, महात्मा गांधी ने। किस अधिनियम को कहा था, 1909 ईस्वी के अधिनियम को कहा था। यही अधिनियम के कारण आगे चलकर भारत का विभाजन होता है। किस अधिनियम के कारण ही, 1909 ईस्वी के अधिनियम के कारण ही। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 1909 ईस्वी के अधिनियम पर। उन्नीस सौ 19 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। देखिए 1919 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम काफी इंपॉर्टेंट अधिनियम है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार उत्तरदायी शासन की बात की गई। उत्तरदायी शासन की बात किस अधिनियम के द्वारा की गई पहली बार, तो 1919 ईस्वी के माध्यम से उत्तरदायी शासन की बात की गई। किस अधिनियम से, 1919 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से। और इस अधिनियम के द्वारा पहली बार स्वशासन की भी बात की गई। स्वशासन की बात भी किस अधिनियम के माध्यम से पहली बार की गई थी, तो 1919 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से। किस अधिनियम से, 1919 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से। और इस अधिनियम के माध्यम से जो उसमें शुरू हुआ था पृथक निर्वाचन प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी किस अधिनियम में, 1909 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम, 1919 ईस्वी के माध्यम से। 1919 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम से जो पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी, और वह जो था सिर्फ किसके लिए, मुस्लिमों के लिए। लेकिन 1919 ईस्वी में इसका विस्तार कर दिया गया। 1919 ईस्वी में पृथक निर्वाचन प्रणाली का क्या कर दिया गया, विस्तार कर दिया गया। और इसमें यूरोपीय लोगों को, एंग्लो इंडियन लोगों को, सिखों को इस सब को भी शामिल कर लिया गया। सांप्रदायिकता का, पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया जाता है किस अधिनियम के माध्यम से, 1919 ईस्वी के माध्यम से। ठीक। और इस अधिनियम को
देखिए थोड़ा हम लोग को अभी नया शुरू किए हैं तो थोड़ा पॉइंट आगे पीछे हो जा रहा है, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। 2-4 बार जब कराएंगे तो क्लियर हो जाएगा। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम को कहते हैं? तो 1919 ईस्वी के भारत पारिषद अधिनियम को। और इस समय जो वायसराय रहता है वह कौन रहता है? चेम्सफोर्ड। और मॉन्टेग्यू कौन रहता है? तो मॉन्टेग्यू रहता है भारत सचिव। कौन रहता है? भारत सचिव। तो याद रखिएगा 1919 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम जो है, इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था कि पहली बार उत्तरदायी शासन की बात की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा ही पहली बार स्वशासन की भी बात की गई थी। इसी अधिनियम के माध्यम से पृथक निर्वाचन प्रणाली का जो 1919 ईस्वी में शुरुआत हुआ था, पृथक निर्वाचन का जो सिर्फ मुस्लिमों के लिए था, उसका विस्तार कर दिया गया और इसमें सिखों, एंग्लो इंडियन को भी शामिल कर लिया गया था। किस अधिनियम से? 1919 ईस्वी के अधिनियम से। और इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय प्रणाली की शुरुआत होती है। केंद्र में द्विसदनीय प्रणाली की शुरुआत। केंद्र में द्विसदनीय प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से होती है? तो 1919 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से। केंद्र में द्विसदनीय, जैसे कि भारत में अभी केंद्र में जो द्विसदनीय व्यवस्था है, द्विसदनीय व्यवस्था है, एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा। तो ठीक इसी तरीके से उस समय भी था, शुरुआत हुआ था इसका। कब? 1919 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम से। तो भारत परिषद अधिनियम से जो शुरू हुआ था उसमें द्विसदनीय प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी, उसमें द्विसदनीय एक था उस समय राज्य परिषद। कौन था? राज्य परिषद। और एक था, जैसे अभी राज्यसभा है तो ऐसे उस समय था राज्य परिषद, और जैसे अभी लोकसभा है तो वैसे उस समय था केंद्रीय विधानसभा। क्या था? केंद्रीय विधानसभा। याद रखिएगा। इसमें सीटें भी याद रखना है। राज्य परिषद में जो सीटों की संख्या थी, सीट की संख्या थी 60। सीटों की संख्या कितना थी? 60। और केंद्रीय विधानसभा में सीटों की संख्या कितना थी? 144। तो द्विसदनीय प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के माध्यम से? तो किस अधिनियम के माध्यम से? तो 1919 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से। और 1919 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम आया था, भारत परिषद अधिनियम, इस अधिनियम के माध्यम से प्रांतों को जो है केंद्र और प्रांत, केंद्र और प्रांत, दो केंद्र और प्रांत, केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय को बांट दिया गया था। केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय को बांट दिया गया था किस अधिनियम के माध्यम से? 1919 ईस्वी के माध्यम से। केंद्रीय विषय व प्रांतीय विषय, केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय को बांट दिया गया था किस अधिनियम के माध्यम से? तो 1919 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से। देखिए केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय को बांट दिया गया था। जब केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय को बांट दिया गया था, लेकिन यहाँ इस तरह से जैसे ही बांट दिया जाता है तो क्या होता है कि थोड़ा सा प्रांत को क्या होता है कि प्रांत पर केंद्रीय नियंत्रण कम होता है। प्रांतीय विषय को बांट दिया गया और प्रांतीय विषय को फिर क्या किया गया कि 2 भागों में बांट दिया गया। प्रांतीय विषय को भी 2 भागों में बांट दिया गया। तो प्रांतीय विषय को 2 भाग में बांट दिया गया। एक था आरक्षित विषय, एक कौन सा था? आरक्षित विषय। और एक था हस्तांतरित विषय। एक कौन सा था? हस्तांतरित विषय। अब देखिए याद रखना है आप लोगों को, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय एक तरह से जो है प्रांत में द्वैत शासन की शुरुआत होती है। प्रांत में द्वैत शासन की शुरुआत किस अधिनियम से? 1919 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि इस अधिनियम में केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय को बांट दिया गया, जिससे केंद्र का नियंत्रण थोड़ा सा कम होता है प्रांतों पर। लेकिन प्रांत में जो विषय था उसको 2 भाग में बांट दिया गया, एक आरक्षित विषय, एक हस्ताक्षरित विषय, हस्तांतरित विषय। तो आरक्षित विषय पर जो है शक्ति दिया गया था गवर्नर जनरल को। आरक्षित विषय पर किसे? गवर्नर जनरल को। जो मुख्य विषय था उसे गवर्नर जनरल को दे दिया गया था कि अपने कार्यकारिणी परिषद के हिसाब से कर ले। उसके बाद
हस्तांतरित विषय जो था उसमें गवर्नर जनरल तो था ही, उसमें क्या था कि विधान परिषद के जो सदस्य थे, विधान परिषद के जो सदस्य थे उसको एक तरह से अधिकार दे देता है। तो इस तरह से प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम के माध्यम से माना जाता है? तो यह हो जाएगा 1919 ईस्वी के अधिनियम से। तो यही बात हम यहां लिख देते हैं, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम से? 1919 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से। और प्रांत में द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लियोनस कार्टस को प्रांतों में द्वैध शासन का जनक अगर पूछे कि किसे माना जाता है, लियोनस कार्टियस को। किसे माना जाता है? लियोनस कार्टियस को। प्रांतों में द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? लियोनस कार्टियस को। किसे माना जाता है? लियोनस कार्टियस को। यहां तक में याद रखिएगा कि 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में जो है प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 1919 ईस्वी के अधिनियम में ही 1919 ईस्वी के अधिनियम में ही क्या होता है कि प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत हो जाता है 1919 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से। साथ ही साथ 1793 ईस्वी के जो चार्टर एक्ट था उसे हम लोग अध्ययन किए थे इससे पहले के क्लास में। तो उसमें बताए थे कि उस अधिनियम के माध्यम से, किस अधिनियम? 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट के माध्यम से कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उन सभी के वेतन आदि का व्यवस्था जो किया गया था भारतीय राजस्व से देने का व्यवस्था किया गया था। और उस समय हमने आपको ये भी बताया था कि यह जो व्यवस्था प्रारंभ किया गया था, यह व्यवस्था कब तक चला था? 1919 ईस्वी तक। तो 1919 ईस्वी तक चला था। तो 1919 में यह व्यवस्था समाप्त हो जाता है। और यह व्यवस्था समाप्त हो जाता है तो ब्रिटिश भला भारत का पैसा छोड़ने वाला तो था नहीं। ब्रिटेन का ज्यादा से ज्यादा वह चाहता था कि आर्थिक दोहन करे। उसका मूल उद्देश्य था आर्थिक शोषण करना, यहाँ से ज्यादा रुपया ले जाना। इसके लिए भारत सचिव जब यहाँ पे बुद्धिजीवी वर्गों का काफी मात्रा में आवाज उठने लगता है तो वह भारत सचिव वहाँ जो है क्या कहते हैं, उस सब अधिकारी का जो वेतन जो है बंद कर देता है। जितने भी अधिकारी थे, सचिव थे, इस सब का वेतन जो है भारतीय राजस्व से बंद कर देता है। मगर क्या किया जाता है कि लंदन में उच्चायुक्त की नियुक्ति कर देता है और उसका वेतन अब देने लगता है इससे। तो बात तो वहीं चल गया। तो याद रखिएगा, उच्चायुक्त की व्यवस्था, लंदन में उच्चायुक्त की नियुक्ति की जाती है किस अधिनियम से? 1919 ईस्वी के अधिनियम से। याद रखिएगा, इसी अधिनियम के माध्यम से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की व्यवस्था की गई किस अधिनियम के माध्यम से? तो 1919 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से जो है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की आप नियुक्ति कर सकते हैं। 1919 ईस्वी के माध्यम से यह व्यवस्था की गई। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम से? 1919 ईस्वी के अधिनियम से। और यह गठन कब हुआ था? तो 1926 ईस्वी में गठन हुआ था। लेकिन इसका गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था? तो यह हुआ था ली आयोग की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? ली आयोग की सिफारिश पर। ली आयोग का गठन कब हुआ था? 1923-24 ईस्वी में। याद रखिएगा कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए व्यवस्था कर दिया गया था कि किस अधिनियम से? 1919 ईस्वी के अधिनियम से। और इस अधिनियम के माध्यम से ही केंद्रीय लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया था। और इसका गठन कब हुआ था? 1926 ईस्वी में गठन हुआ था। और यह जो गठन का प्रावधान किया गया था ली आयोग की सिफारिश पर। जो ली आयोग का गठन कब हुआ था? 1923-24 ईस्वी में। और इसी अधिनियम के माध्यम से जो है भारत और ब्रिटेन के साथ साथ भारत में भी सिविल सेवा की परीक्षा की शुरुआत होती है। और पहली बार जो है यह परीक्षा भारत में कहाँ आयोजित होती है? यह होती है इलाहाबाद में। और इसी अधिनियम के माध्यम से उच्चायुक्त के भी व्यवस्था की गई थी। क्लियर हो गया? इससे आगे हम लोग पॉइंट देखते हैं। और इस अधिनियम के माध्यम से ही केंद्र और राज्यों के बजट को अलग कर दिया गया। केंद्र और राज्यों के बजट को
अलग कर दिया गया। किस अधिनियम के माध्यम से? तो 1919 ईस्वी के माध्यम से केंद्र और राज्य के बजट जो था उसको अलग कर दिया। केंद्र का बजट अलग होगा, राज्य का बजट अलग होगा। किस अधिनियम से? 1919 ईस्वी के अधिनियम से। और इससे पहले जो हम लोग 1892 ईस्वी का अधिनियम पढ़े थे, उस अधिनियम में वो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी। वो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से? 1919 के 1892 ईस्वी के अधिनियम के तहत। लेकिन प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हो जाती है 1919 ईस्वी के अधिनियम से। पूछे प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत होती है किस अधिनियम से? तो 1919 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से। और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की जो शुरुआत होती है 1919 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से, इसमें सभी को जो है मत देने का अधिकार नहीं मिलता है। सभी को मत देने का अधिकार नहीं मिलता है, याद रखिएगा। इसमें जो है मताधिकार सिर्फ सीमित लोगों को मताधिकार का अधिकार मिला था। सीमित लोगों को मताधिकार का अधिकार मिला था, जिसमें किस आधार पर? संपत्ति के आधार पर मत देने का अधिकार मिला था, शिक्षा के आधार पर और कर के आधार पर। संपत्ति, शिक्षा और कर के आधार पर जो है मतदान देने का अधिकार मिला था 1919 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से। और इसी अधिनियम के माध्यम से, इस अधिनियम 1919 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से ही पहली बार महिलाओं को भी मत देने का अधिकार मिलता है। किसको? महिलाओं को मत देने का अधिकार मिलता है। महिलाओं को मत देने का अधिकार किस अधिनियम से? 1919 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से। तो इसमें जो महिलाओं को मत देने का अधिकार मिलता है वो भी सीमित मात्रा में, वो भी सीमित मात्रा में, ठीक, सीमित मात्रा में मिलता है, संपत्ति के आधार पर मिल जाता है। तो 1919 ईस्वी का अधिनियम हम लोग देख लिए हैं। और इसी अधिनियम के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था लॉर्ड जॉर्ज। कौन था? लॉर्ड जॉर्ज। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1919 ईस्वी का अधिनियम हम लोग देख लिए। चलिए दोनों का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों पेज का। चलिए अब इससे नेक्स्ट हम लोग इस पेज का भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए हो गया होगा। तो अब हम लोग 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे। 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो देखिए 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम काफी ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। इस अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव क्योंकि हमारे संविधान पर पड़ा है। हमारे संविधान पर सबसे पहले तो ये याद रखना है कि हमारे संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा है? सर्वाधिक प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा है? तो 1935 ईस्वी का अधिनियम का। किस अधिनियम का? 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम का। और इस अधिनियम के तहत प्रांत में जो द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी उसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया जाता है। प्रांत में जो द्वैध शासन का शुरुआत होता है उसे क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाता है और प्रांतीय स्वायत्तता की एक तरह से शुरुआत हो जाती है। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम से? 1935 ईस्वी के अधिनियम से। प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त किया जाता है, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हो जाती है। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत होती है किस अधिनियम से? 1935 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से। याद रखिएगा, प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त किया गया, परंतु केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत होती है किस अधिनियम से? 1935 ईस्वी के अधिनियम से। याद रखिएगा, इसी अधिनियम के माध्यम से
प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत होती है। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत होती है। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम से? 1935 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से। तो इसमें क्या होता है कि प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत होती है और इसमें क्या होता है कि केंद्रीय विषय, प्रांतीय विषय और जो दोनों से मिला हुआ विषय था, उसे विषय को जो जो टोटल विषय था उसे 3 भाग में बांट दिया जाता है। एक कहलाता है संघ सूची, एक कहलाता है समवर्ती सूची, एक कहलाता है राज्य सूची। विषय को 3 भाग में, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। और राज्य सूची जो है इस पर कानून राज्य बना सकता था, प्रांत बना सकता था, संघ सूची पर केंद्र बना सकता था और समवर्ती सूची पर दोनों। और जो विषय बच जाता था वह जो दिया गया था वह कहलाया अवशिष्ट विषय। क्या कहलाया था? अवशिष्ट विषय। तब सवाल ये उत्पन्न होता है कि अवशिष्ट विषय पर जो है कानून बनाने की शक्ति किसे दिया गया था? अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने की शक्ति दिया गया था वायसराय को। किसे दिया गया था? वायसराय को। याद रखिएगा, अवशिष्ट विषय पर शक्ति किसे मिला था? वायसराय को। कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। इसी अधिनियम के माध्यम से अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। किस अधिनियम के माध्यम से? 1935 ईस्वी के अधिनियम से के तहत अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया था। और अखिल भारतीय संघ का जब प्रावधान किया गया था तो इसमें क्या हुआ था कि उस समय प्रांत 2 तरह का था, एक ब्रिटिश प्रांत और एक देसी रियासत। एक ब्रिटिश प्रांत और एक देसी रियासत। तो देखिए, ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत। ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत। तो ब्रिटिश प्रांत जो था इसको शामिल होना अनिवार्य था। इसका शामिल होना क्या था? अनिवार्य था। ब्रिटिश प्रांत को शामिल होना अनिवार्य था, लेकिन देसी रियासत को अनिवार्य नहीं था, जिसके कारण जो है देसी रियासत को अनिवार्य नहीं था, मतलब स्वैच्छिक था। देसी रियासत के लिए यह व्यवस्था कैसी थी? स्वैच्छिक थी, जिसके कारण क्या हुआ कि देसी रियासत इसमें शामिल नहीं हुआ, जिसके कारण अखिल भारतीय संघ का निर्माण नहीं हो सका। अखिल भारतीय संघ का निर्माण नहीं हो सका। किसके कारण? क्योंकि ब्रिटिश प्रांत को तो शामिल होना अनिवार्य था, परंतु देसी रियासत के लिए यह व्यवस्था स्वैच्छिक थी, जिसके कारण जो है देसी रियासतें जो है इसमें शामिल नहीं हुई, जिसके कारण अखिल भारतीय संघ का निर्माण नहीं हो पाया। यहां तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी अधिनियम के माध्यम से, किस अधिनियम से? 1935 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से अभी से जो हम लोग भारत परिषद अधिनियम जो पढ़ते चले आ रहे हैं, कब से? 1858 ईस्वी से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, उसका अंत कर दिया जाता है। भारत परिषद अधिनियम का अंत कर दिया जाता है। भारत परिषद अधिनियम को समाप्त कर दिया जाता है। याद रखिएगा। और 1935 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम था, तो यह जो बना था किसकी संस्तुति पर? तो साइमन आयोग, साइमन कहते हैं गोलमेज सम्मेलन। जो इसकी पृष्ठभूमि क्या है कि गोलमेज सम्मेलन की जो, देखिए हम लोग को थोड़ा एक्सपीरियंस उतना नहीं है पढ़ाने का, इसलिए थोड़ा इधर से उधर हो जा रहे हैं, तो धीरे धीरे हो जाएगा। गोलमेज सम्मेलन की असफलता के कारण, गोलमेज सम्मेलन की जो असफलता हुआ था, जिसके कारण यह अधिनियम आया था। और इस अधिनियम जो बना था, इसकी समिति के जो अध्यक्ष थे, 1935 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम आया था, उसकी जो समिति का अध्यक्ष था वह था लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो। क्लियर हो गया। उसके बाद 1935 ईस्वी के अधिनियम में और कुछ पॉइंट हैं, तो उन सभी पॉइंट को भी हम लोग देख लेते हैं। प्रांतीय स्वायत्तता देख लिए हम लोग, अखिल भारतीय संघ भी देख लिए हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया। संघीय न्यायालय
की स्थापना का प्रावधान किया गया। किस अधिनियम से? 1935 ईस्वी के अधिनियम से। और इसकी जो स्थापना होती है, इसकी स्थापना कब होती है? तो 1937 ईस्वी में संज्ञा न्यायालय का प्रावधान किया गया। और इसकी स्थापना कब होती है? तो 1937 ईस्वी में। और इसका प्रावधान किया गया था 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम से। लेकिन यह संज्ञा न्यायालय जो था यह सर्वोच्च नहीं था। यह जो है इसके विरुद्ध अपील किया जा सकता था। ब्रिटेन में जो काउंसिल था, ब्रिटेन में जो प्रिवी काउंसिल था, वहां अपील किया जा सकता था। याद रखिएगा, प्रिवी काउंसिल में इसके विरुद्ध अधिक अपील किया जा सकता था। संज्ञा न्यायालय की स्थापना 1935 ईस्वी के अधिनियम के तहत। और इस अधिनियम के तहत जो है कि 6 द्विसदनीय 6 राज्यों में जो है द्विसदनीय प्रणाली की शुरुआत हुई। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। कितने में? 6 में। उसमें कौन कौन था? एक याद रखिएगा बिहार, एक याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, जिसे हम लोग किस नाम से जानते थे? या जो है संयुक्त प्रांत था। उस समय क्या था? संयुक्त प्रांत। बिहार, बंगाल, असम, मद्रास और संयुक्त प्रांत। 1 2 3 4 5। बिहार, मद्रास, बंगाल, असम और संयुक्त प्रांत। तो एक और कोई था, तो आप लोग एक देख लीजिएगा, ठीक ना। तो ये सभी हम लोग देख लिए हैं। और इस अधिनियम के माध्यम से साख पर नियंत्रण के लिए, मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के माध्यम से? 1919 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से। रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी? 1935 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से हुई। और 1935 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से ही बर्मा को भारत से अलग किया गया। बर्मा को भारत से अलग किया गया किस अधिनियम से? 1935 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से ही। इसी अधिनियम के माध्यम से बम्बई से सिंध अलग होता है। बम्बई से सिंध अलग होता है किस अधिनियम के माध्यम से? तो 1935 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से। और इस अधिनियम को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह बिना ब्रेक वाला इंजन है, बिना ब्रेक वाला इंजन है। तो चलिए यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए इससे पहले का हम लोग दे देते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्लियर हो गया? तो चलिए, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए 1935 ईस्वी का अधिनियम। तो 1935 ईस्वी के अधिनियम में टोटल क्या हुआ कि बर्मा को भारत से अलग किया गया, रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, संज्ञा न्यायालय की स्थापना हुई 1937 में, लेकिन 1935 के अधिनियम के माध्यम से। और इसके ऊपर कौन था? प्रिवी काउंसिल था। और इस अधिनियम के माध्यम से बम्बई से सिंध को अलग किया गया। और इस अधिनियम के माध्यम से 6 राज्यों में द्विसदनीय प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसमें एक था बिहार, एक था उत्तर प्रदेश जिसे संयुक्त प्रांत, बंगाल, असम, मद्रास, बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत, मद्रास। तो टोटल कितना हो गया? 6 है। टोटल 6 था। टोटल कितना था? 6 था। ठीक, एक छूट रहा है, तो एक हो जाएगा कौन सा? तो एक हो जाएगा बम्बई। एक कौन सा हो जाएगा? बम्बई। हाँ, बम्बई छूट रहा है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब 1935 ईस्वी का भारत शासन, 1947 का जो अधिनियम आया था, 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। उन्नीस का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। देखिए 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो है यह अंतिम अधिनियम है। तो पहले ही हम लोग
डिस्कशन कर चुके हैं कि 1773 से 1853, 1858 से यहाँ तक। तो 1947 का जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम है, यही भारत की स्वतंत्रता का आधार बनाता है। भारत की स्वतंत्रता का आधार कौन सा अधिनियम? 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। इसी कारण से भारत स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसमें क्या हुआ था कि माउंटबेटन योजना आया था, माउंटबेटन प्लान आया था, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना जो आया था, कब आया था? 3 जून 1947 को, जिसे बाल्कन प्लान भी कहते हैं, बाल्कन प्लान भी कहते हैं। माउंटबेटन योजना कब आया था? 3 जून 1947 ईस्वी को, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? बाल्कन प्लान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बाल्कन प्लान के नाम से हम लोग जानते हैं। तो 3 जून 1947 ईस्वी को जो माउंटबेटन योजना आया था, तो माउंटबेटन योजना आया था 3 जून 1947 ईस्वी को। लेकिन माउंटबेटन को जो भारत भेजा गया था, किस लिए? कि भारत को हर संभव किसी ना किसी तरीके से विभाजन को रोकने के लिए, विभाजन को रोकने के लिए। यह बात याद रखिएगा। 3 जून को आया था माउंटबेटन योजना, और यह जो योजना आया था, इसी में भारत के विभाजन की बात थी। यह थी बाल्कन प्लान के नाम से भी जाना जाता है। और यह योजना जो आया था, ब्रिटिश संसद में प्रस्तावित किया गया था। ब्रिटिश संसद में जो प्रस्ताव आया था इसके रूप में 4 जुलाई 1947 को। कब आया था? 4 जुलाई 1947 ईस्वी को। तो जैसे कि भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं, वैसे ही ब्रिटेन में जो है हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और वहाँ पर सम्राट होता है। तो यहाँ पर क्या था कि 4 जून 1947 को ब्रिटिश संसद में यह प्रस्ताव जब आता है, तो 15 जुलाई 1947 को यह हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स से पारित हो जाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स से पारित हो जाता है। उसके बाद यह 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स से पारित हो जाता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स से पारित हो जाता है। और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट का हस्ताक्षर हो जाता है और इसे स्वीकृति मिल जाती है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। और इसी अधिनियम के माध्यम से, इसी अधिनियम, कौन सा अधिनियम? 1947 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से 2 डोमिनियन का गठन किया गया, 2 डोमिनियन स्टेट्स का, 2 डोमिनियन स्टेट्स का गठन किया गया। 2 डोमिनियन स्टेट्स का गठन किस अधिनियम से? 1947 ईस्वी के अधिनियम से। और इसके तहत एक भारत, एक पाकिस्तान, एक भारत और एक पाकिस्तान। और कहा गया था कि जब तक जो है भारत, दोनों भी डोमिनियन स्टेट्स अपना संविधान निर्माण नहीं कर लेती है, तब तक जो है इसकी जो दोनों की जो है संविधान सभा ही इसके सांसद के रूप में कार्य करेगी। तो यहाँ तक में क्लियर हो गया। बाकी जो सम्राट पद था, जो भी भारत मंत्री पद था, वह सभी पद क्या हो जाता है? इसी के तहत समाप्त हो जाता है। किस अधिनियम के तहत? 1947 ईस्वी के अधिनियम के तहत। और भारत में जो है गवर्नर, इस अधिनियम के तहत दोनों देश के लिए गवर्नर जनरल पद का भी सृजन किया गया, गवर्नर जनरल पद का, जिसमें भारत के लिए गवर्नर जनरल भारत की ओर से बने थे कौन? माउंटबेटन। और उसके ओर से बना था कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? मोहम्मद अली जिन्ना। याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इस तरह से भारत का जो 1947 ईस्वी का भारत स्वतंत्रता अधिनियम था, उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया है। चलिए एक बार तेजी से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। और रिवीजन कहाँ से करेंगे? तो 1858 से, क्योंकि आज हम लोगों ने 1858 से अध्ययन किया। तो 1858 ईस्वी में याद रखिएगा, 1858 की ईस्वी के अधिनियम को सबसे अच्छा शासन वाला अधिनियम कहा जाता है। और इसी अधिनियम लाने का कारण क्या था? कि 1857 ईस्वी की क्रांति। और 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी, तो जिसके कारण भारतीयों को खुश करने के लिए क्या किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को, जिससे क्या हो, भारतीय खुश हो जाए थे, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है? अच्छा शासन करने वाला अधिनियम। मुगल सम्राट को के पद को समाप्त कर दिया जाता है। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का जो नाम था, भारत का गवर्नर जनरल जो नाम था, उसका पदनाम बदल दिया गया, बदल कर क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया। अब वायसराय नाम कर दिया गया, तो वायसराय जो है सीधे ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था, प्रतिनिधि के रूप में काम करता था। और
चलाने के लिए, व्यवस्था को चलाने के लिए भारत परिषद की नियुक्ति जो की गई थी, जिसमें 15 सदस्य होते थे। कितने सदस्य होते थे? 15 सदस्य होते थे। और उसका अध्यक्ष होता था भारत सचिव। भारत सचिव होता था। वही जो है उसी का बात प्रशासन में वैल्यू रखा जाता था। वो जो कह देता था वही अंतिम वाक्य होता था। और यह भारत सचिव जो था किसके प्रति उत्तरदायी था? तो यह भारत सचिव जो था किसके प्रति उत्तरदायी था? तो ब्रिटिश सांसद के प्रति। क्यों? क्योंकि यह ब्रिटेन के मंत्रिमंडल का एक सदस्य था। कौन? भारत सचिव। क्लियर हो गया। इस अधिनियम के माध्यम से, किस अधिनियम के माध्यम से? 1858 ईस्वी के माध्यम से। तो ये सभी बात को तो हम लोग जान लिए हैं। ये सभी बात काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। इन सभी बात को आप लोग याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट अधिनियम है। और इस 1858 ईस्वी का जो अधिनियम है, इसके तहत क्या हुआ था कि कंपनी का जो व्यापारिक कार्य था और राजनीतिक कार्य जो शुरू हुआ था 1784 ईस्वी के अधिनियम के तहत, जिसे हम लोग द्वैध शासन कहते हैं, उसके द्वैध शासन का अंत कर दिया जाता है। किस अधिनियम से? 1858 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से। क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग 1861 ईस्वी के अधिनियम को पढ़े थे। तो 1861 ईस्वी का जो अधिनियम आया था, 1861 ईस्वी के अधिनियम में क्या किया गया था कि इस अधिनियम के माध्यम से कानून बनाने में सबसे पहले तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। और इस अधिनियम के माध्यम से कानून बनाने में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत किया गया, जिसमें गैर सरकारी सदस्य के रूप में 3 भारतीयों को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा शामिल किया गया। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और एक सर दिनकर राव को शामिल किया गया। और इसी अधिनियम के तहत वायसराय को बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने की अनुमति दी गई। किस अधिनियम से? 1861 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से। इसी अधिनियम के माध्यम से 3 उच्च न्यायालयों की भी स्थापना की जाती है। किस अधिनियम से? 1861 ईस्वी के अधिनियम से। यह सभी पॉइंट देखिए जो जो इंपॉर्टेंट है उसे हम लोग दोहरा रहे हैं। उसके बाद 1861 ईस्वी के अधिनियम के बाद एक आया था 1873 ईस्वी का अधिनियम, जो हमने नहीं डिस्कशन किया है। 1873 ईस्वी का जो अधिनियम आया था, इस अधिनियम के तहत व्यवस्था की गई कि इस अधिनियम के तहत जो है व्यवस्था की गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी वक्त समाप्त किया जा सकता है। तो इसके तहत 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है। एक और अधिनियम आता है इसी बीच, 1876 ईस्वी का अधिनियम, जिसे शाही उपाधि अधिनियम के नाम से जानते हैं। इस अधिनियम के माध्यम से 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को भारत की सामग्री महारानी विक्टोरिया को नियुक्त किया जाता है। उसके बाद इस 1892 ईस्वी का अधिनियम आता है। इस अधिनियम के माध्यम से अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत होती है। लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की जो शुरुआत होती है, इसमें चुनाव जैसे शब्दों का प्रयोग कहीं नहीं रहता है। और चुनाव जैसे शब्दों का जब प्रयोग कहीं नहीं रहता है तो इसे मनोनीत सदस्य कहा जाता है। और 1892 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से ही 1892 के जो भारत परिषद अधिनियम है, इसी अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया था कि बजट पर विधान परिषदों को बहस करने की अनुमति दी गई। तो जैसे ही अनुमति दी गई बहस की, तो कहा गया कि कार्यपालिका को उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया, लेकिन इस पर जो है पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया, मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। किस अधिनियम से? 1892। उसके बाद 1909 आइए। 1919 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। मार्ले भारत सचिव था और मिंटो जो था वायसराय था। तो इस अधिनियम में क्या हुआ कि पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। और पृथक निर्वाचन में भी किसके लिए? तो मुसलमानों के लिए, मुसलमान के लिए शुरुआत की गई कि मुसलमान का वोट सिर्फ मुसलमान ही दे सकता है, जिसके कारण इसे सांप्रदायिक निर्वाचन भी कहा गया। जिसके कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा था? लॉर्ड मिंटो को। किसको कहा था? लॉर्ड मिंटो को कहा था। और इस अधिनियम के माध्यम से, किस अधिनियम के माध्यम से? 1909 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से वायसराय की कार्यकारिणी परिषद हो या भारत सचिव की कार्यकारिणी परिषद हो, उसमें भारतीय लोगों को शामिल करने की बात की गई, जिसके तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। क्लियर हो गया। और इस अधिनियम के माध्यम से बजट पर जो बहस करने का अधिकार मिला था 1892 में, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। 1909 में पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाता है, मत देने का भी अधिकार दिया जाता है। किस अधिनियम से? 1909 ईस्वी के अधिनियम से। और इसी अधिनियम के माध्यम से 1909 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से ही पहली बार निर्वाचन की भी बात की जाती है, क्योंकि सांप्रदायिक निर्वाचन की बात, पृथक निर्वाचन मतलब पहली बार निर्वाचन की बात 1909 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से। इस अधिनियम को
जो सांप्रदायिकता के कारण जो स्थिति था मिंटो को, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा ही था कि सांप्रदायिकता का जनक, इसी जिसके कारण, इसी व्यवस्था के कारण, ऐसी व्यवस्था के कारण ही महात्मा गांधी ने सर्वस्व नाश करने वाला अधिनियम कहा था। किस अधिनियम को? 1909 ईस्वी के अधिनियम को। क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं 1919 में। 1919 में तो 1909 से हम लोग शुरू करते हैं। तो 1919 के अधिनियम लाने का कारण क्या था? तो उत्तरदायी शासन की व्यवस्था करना। पहली बार उत्तरदायी शासन की बात की गई, स्वशासन की बात की गई 1919 ईस्वी के अधिनियम में, जिसके लिए 1919 ईस्वी के अधिनियम के लिए कहा गया था कि एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा जो 10 साल पर इसका क्या करेगा? अध्ययन करेगा। क्या सुधार हुआ, क्या नहीं हुआ, देखा जाएगा। तो जिसके लिए साइमन आयोग का भी गठन होता है। 1929 में होना चाहिए था कायदे से, लेकिन 2 वर्ष पूर्व ही इसका गठन 8 नवंबर 1927 को हो जाता है, जिसका बाद में विरोध भी होता है। ठीक, तो उसके बाद क्या हुआ कि 1919 ईस्वी के अधिनियम में जो सांप्रदायिक निर्वाचन की, पृथक निर्वाचन की जो शुरुआत हुई थी, तो वह सिर्फ मुसलमानों का के लिए था 1909 में, लेकिन 1919 में क्या कर दिया गया था कि मुसलमानों से बढ़ाकर किसके लिए कर दिया गया था? तो मुसलमानों से बढ़ा करके या सिखों के लिए, यूरोपीय लोगों के लिए भी कर दिया गया था। तो देखिए सांप्रदायिकता एक तरह से पृथक निर्वाचन प्रणाली का क्या हो रहा है? विस्तार होते चला जा रहा है। तो 1919 ईस्वी से विस्तार हो गया और इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय को अलग कर दिया गया। केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय को किस अधिनियम से? 1919 ईस्वी के अधिनियम से अलग कर दिया गया और प्रांत, जिससे क्या हुआ कि राज्य पर केंद्र का नियंत्रण कम हुआ। तो केंद्र अलग कर दिया गया, परंतु वह जो प्रांतीय विषय था, प्रांतीय विषय को 2 भाग में बांट दिया गया। एक कौन सा? हस्तांतरित विषय, एक आरक्षित विषय। आरक्षित विषय पर जो है कानून बनाने की शक्ति दी गई गवर्नर वायसराय को कार्यकारिणी परिषद के निर्णय से, और उसमें दिया गया हस्तांतरित जो कि कम महत्वपूर्ण विषय था, वह विधान परिषद को एक तरह से सौंप दिया जाता है। तो उसके इसी अधिनियम के माध्यम से केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत होती है। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था में एक जो शुरुआत होती है उसमें द्विसदन, जैसे कि अभी वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा है, तो उस समय 2 सदन में एक राज्य परिषद था, एक केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 थी, जबकि केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या 144 थी। क्लियर? कुछ मनोनीत था और कुछ निर्वाचित। क्लियर हो गया। और 1919 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से ही पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात की जाती है। तो देखिए, वो प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात 1892 में, लेकिन प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात 1919 ईस्वी के भाषा परिषद अधिनियम में की जाती है और इसके तहत सीमित लोगों को मत का अधिकार मिलता है। और मत का अधिकार किस आधार पर? संपत्ति के आधार पर, कर के आधार पर और शिक्षा के आधार पर। और इसी अधिनियम के तहत जो है महिलाओं को भी वोट का अधिकार मिलता है, वो भी सीमित मात्रा में संपत्ति के अधिकार पर। क्लियर हो गया। और इसी अधिनियम के माध्यम से नियंत्रक और मालिका परीक्षक पद की व्यवस्था की गई। इसी अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई, जो 1926 ईस्वी में गठन होता है। किस आयोग की सिफारिश पर? 1923-24 ईस्वी के ली आयोग की सिफारिश पर गठन होता है। इस अधिनियम के माध्यम से प्रांत में द्वैत शासन की शुरुआत होती है। क्यों? क्योंकि प्रांतीय विषय को जो 2 भाग में बांटा था, 1919 ईस्वी के अधिनियम से प्रांत में द्वैत शासन की शुरुआत होती है, लेकिन 1935 में जो है प्रांत में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया जाता है। क्लियर हो गया। और इसी अधिनियम के माध्यम से जो हम लोग 1793 ईस्वी में पढ़े थे कि चार्टर एक्ट के तहत भारतीय राजस्व से जो कर्मचारी वगैरह वगैरह जो था, उसको वेतन का जो प्रावधान किया गया था 1793 के चार्टर एक्ट से, उसे खत्म कर दिया गया 1919 के अधिनियम से, लेकिन उच्चायुक्त की व्यवस्था कर दी गई 1919 ईस्वी के अधिनियम से। क्लियर हो गया। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसी अधिनियम के माध्यम से, किस अधिनियम? 1919 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से ही राज्यों के लिए और केंद्र के लिए अलग अलग बजट का प्रावधान किया गया 1919 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से। उसके बाद हम लोग आते हैं 1919 चलाते हैं 35 के अधिनियम पर। 1935 ईस्वी का अधिनियम यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव 1935 ईस्वी के अधिनियम का ही पड़ा है। इस अधिनियम को जो है आलोचना भी की गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जिन्होंने कहा कि यह एक ऐसा अधिनियम है जिसमें बिना ब्रेक का इंजन है। और इस अधिनियम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा है कि अगर कोई मुझे इस पर आरोप लगाता है कि इसी से लिया गया है, तो हमें किसी से नकल करने में कोई बुराई नहीं है, किसी का हमने साहित्यिक चोरी नहीं किया है। इस अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई। प्रांत में जो द्वैत शासन था उसे समाप्त कर दिया जाता है और केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था की जाती है। इस अधिनियम के माध्यम से अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया जाता है। अखिल भारतीय संघ का जो प्रावधान किया जाता है, तो अखिल भारतीय संघ का जब प्रावधान किया जाता है 1935 ईस्वी के अधिनियम के तहत, जिसमें अखिल भारतीय संघ कब होगा? जब उसमें सब मिला हुआ रहेगा, तब जितना भी प्रांत है
सब मिला रहेगा। इसमें उस समय प्रांत दो भाग में था, एक था ब्रिटिश प्रांत, एक था देसी रियासत। तो ब्रिटिश प्रांत को शामिल होना अनिवार्य कर दिया गया था और देसी रियासत जो था उसको शामिल करने की बात स्वैच्छिक पर छोड़ दी गई थी, जिसके कारण जो है देसी रियासत शामिल नहीं हुआ, जिसके कारण अखिल भारतीय महासंघ बनने का सपना पूरा नहीं हो पाया था। इसी अधिनियम के माध्यम से संज्ञा न्यायालय की व्यवस्था की गई और संज्ञा न्यायालय की जो व्यवस्था की गई इसका स्थापना होता है 1937 में 1935 के अधिनियम से। परंतु यह जो है अंतिम संस्तुति जो है इसका अधिकार था, इससे भी ऊपर था प्रिवी काउंसिल जो लंदन में स्थित था। और इसी अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है 1935 ईस्वी में। इसी अधिनियम के तहत 1858 ईस्वी से जो भारत परिषद अधिनियम चलता आ रहा था निरंतर, उसे समाप्त कर दिया जाता है। किस अधिनियम से? 1935 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से। इस अधिनियम के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। शक्तियों का बंटवारा किस रूप में? संघ सूची के रूप में, राज सूची के रूप में, संवर्ती सूची के रूप में। संघ सूची के रूप में इस पर कानून केंद्र बना सकती थी, संवर्ती सूची में दोनों और राज सूची में सिर्फ राज्य बना सकती थी। और जो विषय बच जाता था उसे कहा गया अवशिष्ट विषय, और अवशिष्ट विषय पर जो है शक्ति बनाने का अधिकार दिया गया था किसे? वायसराय को। इसी अधिनियम के माध्यम से बर्मा को भारत से अलग किया गया 1936 में, और इसी अधिनियम के माध्यम से सिंध को बंबई से अलग कर दिया गया। किस अधिनियम से? 1935 ईस्वी के अधिनियम से। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्लियर हो गया होगा, किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होनी चाहिए। और 1935 का अधिनियम आया किस लिए था? तो गोलमेज सम्मेलन की असफलता के कारण आया था। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, इसके लिए जो समिति का गठन हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। इसके बाद हम लोग 1947 ईस्वी का भारत स्वतंत्रता अधिनियम पढ़ते हैं। इसी अधिनियम के तहत भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। यह अधिनियम जो है माउंटबेटन, इस अधिनियम के तहत जो है माउंटबेटन जो एक योजना लाता है जिसे हम लोग माउंटबेटन योजना कहते हैं, या 3 जून 1947 को आता है। लेकिन ब्रिटिश संसद में यह प्रस्तावित होता है कब? 4 जुलाई 1947 को, और 4 जुलाई 1947 को यह प्रस्तावित होता है। 15 जुलाई 1947 को या जो है पास हो जाता है हाउस ऑफ कॉमन से, और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स से। जैसे भारत में लोकसभा राज्यसभा होता है तो हाँ हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। और उसके बाद जब इस दोनों के पास हो जाने के बाद जैसे भारत में अंतिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति करते हैं, तो अंतिम हस्ताक्षर वहाँ सम्राट करता है। तो 18 जुलाई को ब्रिटिश सम्राट इस पर अनुमोदन कर देता है। उसके बाद भारत को स्वतंत्रता मिलने का रास्ता क्लियर हो जाता है। तब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है, और 15 अगस्त 1947 को जो है 1947 ईस्वी के अधिनियम के तहत ही 2 डोमिनियन स्टेट्स का गठन होता है, एक पाकिस्तान, एक भारत और एक पाकिस्तान। एक भारत और एक पाकिस्तान, 2 डोमिनियन स्टेट्स का गठन होता है। और दोनों डोमिनियन स्टेट्स के लिए एक अलग अलग गवर्नर जनरल की व्यवस्था की जाती है, जिसके तहत भारत के डोमिनियन स्टेट्स का जो भारत जो था इसके लिए जो पहला गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड माउंटबेटन, और पाकिस्तान के लिए बना था कौन? लॉर्ड डलहौजी कहते हैं, क्या नाम है? मोहम्मद अली जिन्ना। कौन बना था? मोहम्मद अली जिन्ना। क्लियर हो गया। और इस अधिनियम के माध्यम से यह भी कहा गया था कि जब तक चुनाव नहीं हो, जब तक संविधान नहीं बन जाता है और नया संसद नहीं बन जाती है चुनाव के माध्यम से, तब तक जो है संविधान सभा ही, दोनों डोमिनियन की संविधान सभा ही यहाँ की संसद के रूप में कार्य करेगी। और इसी अधिनियम के माध्यम से सम्राट पद की समाप्ति हो गई, ब्रिटिश सम्राट पद की समाप्ति हो गई। इसी अधिनियम के माध्यम से सचिव तचिव जो जहाँ पद था सब समाप्त हो गया और दोनों एक अलग अलग देश बन जाता है, और भारत 1947 ईस्वी में आज़ाद हो जाता है। यहाँ तक में हम लोग देख लिए हैं, किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होनी चाहिए। इससे फर्स्ट वीडियो आ चुका है जिसमें हम लोगों ने 1773 ईस्वी से 1853 ईस्वी तक के अधिनियम को कंप्लीट किया है, और आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है कब से लेकर कब तक? 1858 ईस्वी के अधिनियम से लेकर 1947 ईस्वी के अधिनियम तक। अभी यदि आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो थोड़ा शेयर कीजिए। थोड़ा हम लोग अभी अनुभव नहीं है उतना, तो धीरे धीरे अनुभव में भी आ जाएगी। अगर आप लोगों को दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं। एक पूछ रहे हैं क्लास रिकॉर्डेड है या गुरुजी सच में पढ़ा रहे हैं? तो सच में पढ़ा रहे हैं अभी दीपेश सैनी जी, अभी सच में क्लास चल रहा है। आप लोगों को अगर किसी प्रकार की समस्याएं हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अभी रात के 2:20 हो रहा है, अभी क्लास चल रहा है। आप लोगों को कोई भी समस्याएं हो तो आप लोग अपनी समस्याएं रख सकते हैं।
आप लोगों को इसका रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल हो जाएगा। आप लोग लगातार जुड़िएगा, सफल निश्चित रूप से होइएगा और इतना कंटेंट करा दिया जाएगा कि अलग से किसी बुक पढ़ने की आवश्यकताएं नहीं होगी। चलिए, यदि आप लोगों को अगर ये पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर फर्स्ट वीडियो आपने नहीं देखा है तो निश्चित रूप से फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा। यह सेकेंड पार्ट है भारत के संवैधानिक इतिहास का। इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट भारत के संवैधानिक इतिहास को कंप्लीट किया है। कल से हम लोग संविधान सभा का अध्ययन करेंगे। आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा था, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए, सहयोग कीजिए, प्यार अपना दीजिए, जिससे आगे का वीडियो निरंतर आ सके। धन्यवाद।